दोस्तों आइए देखते हैं सैफ न्यूज़ पर कुछ खास मुख्तसर अहम खबरें। सिटी पुलिस स्टेशन की हदूद में सिविल हॉस्पिटल से विखे नामी एक शख्स की मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी। इस बाबत सिटी पुलिस स्टेशन ने तफ्तीश शुरू की, तब शेख हारून शेख शफीक रहने वाले सर्वे नंबर 55 और अरबाज शाह अल्ताफ शाह साकिन धुलिया को गिरफ्तार किया। तब इनके कब्जे से 9 मोटरसाइकिलें जब्त की और इन्हें कोर्ट में पेश किया गया। गाड़ियों की चोरी वारदात में इजाफा हो रहा है। मुफ्ती साहब ने भी इस ताल्लुक से शिकायत उठाई थी। पुलिस की कार्रवाई अब शुरू हुई है। देखते हैं कि गाड़ी चोरी पर कब रोक लगेगी। दोस्तों हमारे मालेगांव शहर की लाजों में अक्सर अतराफ के बाहर के व्यापारी आते हैं, ठहरते हैं, अपना कारोबार करते हैं और बखैर वाफियत चले जाते हैं। गुज़िश्ता दिनों अप्सरा लाज में कर्नाटक के एक व्यापारी ने कारोबारी मासी तंगी की वजह से या शायद किसी दूसरी वजह से खुदकशी कर ली। अप्सरा लाज में रुकने वाले इस व्यापारी जिसने खुदकशी की है वो कर्नाटक का रहने वाला है, जिसका नाम वसुंथराई पी सुंदराई बताया गया है। तमाम कानूनी कार्रवाइयों के बाद लाश वर्षा के हवाले कर दी गई। दोस्तों इन दिनों अजमेर जयपुर हाईवे पर होने वाले हादसे की बड़ी चर्चा है कि इस हादसे में 70 से ज़ायद अफराद झुलस कर जख्मी हो गए हैं और मरने वालों की तादाद 15 से ज़ायद तजावुज़ कर गई है। वहीं 40 से 50 गाड़ियां मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। ये वाक़या गुज़िश्ता कल रात 4 बजे रात 4 बजे ये वाक़या पेश आया कि एक टैंकर एक केमिकल की गाड़ी से टकरा गया। केमिकल की टांकी का न्यूज़ल लीक होने की वजह से गैस लीक हुई और आग की लपेट बढ़ती गई। बताया जाता है कि 1 किलोमीटर तक आग की लपेट चली। इस दरमियान में जो मुसाफिर लोग थे, जो मुकामी लोग थे और जो ट्रक वाले थे, इनमें बेशतर अफराद जख्मी हुए, कई झुलस गए और कई की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। राजस्थान हुकूमत ने मरने वालों को 5 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया। वहीं जख्मियों का मुकम्मल इलाज और उनका हर्जाना भी देने का ऐलान किया है। गेट ऑफ इंडिया से एलिफेंटा जाने वाली एक माल बरदार मुसाफिर बरदार नाव जहाज़ जो गुज़िश्ता दिनों पानी में डूब गया था। 110 लोग इस पर सवार थे, सभी के सभी पानी में डूब गए। 13 लोगों की इसमें मौत हुई थी। उसके बाद एक व्यापारी को बड़ी मुश्किल से 3 दिन के बाद तलाश किया गया। वहीं आज एक आखिरी 7 साला लड़की की लाश भी बरामद हुई। इस तरह मरने वालों की तादाद 15 हो गई है। दोस्तों इस मामले में मोहम्मद आरिफ नामी मुस्लिम शख्स नौजवान जो नेवी जहाज़ पर मुलाजिम था, इसने 35 से ज़ायद लोगों को पानी से निकालकर उनकी जान बचाई। मोहम्मद आरिफ गेट ऑफ इंडिया जहाज़ मामले में काफ़ी चर्चा का बाइस है और महाराष्ट्र भर से उसकी सराहना की जा रही है। कई लोगों ने उसे अवार्ड से नवाजने का भी ऐलान किया है। दोस्तों गुज़िश्ता कई सालों से हमारे यहाँ प्रशासक राज है। कारपोरेशन इलेक्शन का ना सिर्फ उम्मीदवारों को बल्कि आवाम को भी इंतज़ार है। अब सुना जा रहा है कि असम्बली नागपुर सरमाई इजलास होने के बाद मुमकिन है कि मार्च आखिर या अप्रैल के पहले हफ्ते में मालेगांव कारपोरेशन और दीगर लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन उम्मीद है कि हो जाए। कई लोग इस बाबत तैयारियों में भी लग चुके हैं, मेम्बरान और ख्वाहिशमंद उम्मीदवार। वहीं प्रशासक मुसलसल तनकीद का सामना है कि सब लोगों को फंड देकर खुश किया जा रहा है, मगर शहर में साफ़ सफाई और दीगर इंतजामात को लेकर कारपोरेशन इंतजामिया कहीं ना कहीं से नाकाम है। अभी कोई कारपोरेटर नहीं, इसलिए नुमाइंदे आवाज़ भी नहीं उठा पा रहे हैं। ऐसे में प्रशासक को नहायत तनकीद का सामना है। दोस्तों दादा भूसे के बेटे आविष्कार भूसे की गाड़ी से मुताल्लिक हुए मामले में पुलिस ने 4 अफराद पर मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें से 2 अफराद पुलिस हिरासत में रहते हुए सिविल हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं। वहीं 2 अफराद को आज गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया, जिनका नाम जो चारों कुरैश बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। इनको मारने वालों का अभी तक कोई नामो निशान नहीं है। 2 अफराद पुलिस की तहवील में रहते हुए जेर इलाज हैं। वहीं 2 लोगों को सिविल हॉस्पिटल से निकालकर कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें पुलिस तहवील में दे दिया गया। हालांकि ये भी देखा गया कि जुमा के दिन मार्केट यार्ड, जिसे हम तांबा कांटा मार्केट कहते हैं, जुमा के रोज़ होने वाले जानवरों के बाजार में भी दादा भूसे के बेटे आविष्कार भूसे ने पहुँच कर तफ्तीश और इंक्वायरी की और
विचरण की क्लास ली, जिसको लेकर मार्केट यार्ड जानवर का की मंडी में खौफ राज का माहौल है और कहीं ना कहीं से वहाँ खरीदो फरोख्त में कमी आई है। दो नौजवानों के गिरफ्तार होने पर कुछ गौ रक्षकों ने एहतजाज और मुजाहरा भी किया सिटी पुलिस स्टेशन के अतराफ में। देखते हैं ये मामला किस रुख पर जाता है और जख्मियों को मारने वाले कब हिरासत में आते हैं। मालेगांव फेस्टिवल गुज़िस्ता कई वर्षों से जारी है। इस साल भी मालेगांव फेस्टिवल का ऐलान किया गया है, जो 24 जनवरी से 2 फरवरी तक 10 दिनों के दरमियान मुनक़िद किया जाएगा। मज़कूरा जगह पर ही ट्रस्ट तो इसके लिए इंतज़ामी उमूर को लेकर कोशिश कर रहा है। जल्द ही इसकी तमाम तफसीलात देखेंगे आप सैफ न्यूज़ पर। 1 जनवरी तक 7 जनवरी मराठी म्यूनिसिपल स्कूल एटीटी हाई स्कूल के पीछे अशोका लॉज के सामने आगरा रोड पर 10 रोज़ा मालेगांव उर्दू किताब मेले का इनेकाद किया गया है। मौलाना उमरान रिजवान खान सर और मुहिब्बान मालेगांव उर्दू कुतुब ने शहरियान से बेदार रहने की और मेले को कामयाब करने की अपील की है। नई नस्लों तक उर्दू और किताबें को और मुताले को शौक़ को पहुँचाने के लिए उर्दू दोस्ती का सबूत दें, शहरियान से गुजारिश। दोस्तों, मालेगांव शहर में जब भी इज्तिमात होते हैं हमारे लिए खैर व बरकत का बाइस होते हैं। महाराष्ट्र के बेशतर शहरों में इन दिनों इज्तिमात का सिलसिला शुरू है। 9 ता 10 जनवरी जुमरात और जुमा को मालेगांव स्पिनिंग मिल के पीछे ग्राउंड पर भी इज्तिमा होगा। जुमरात और जुमा को होने वाले इज्तिमे में दुआ जुमा को एहसाबाद होगी। तमाम तैयारियां मुकम्मल होने के करीब में है। मालेगांव शहर से बेशतर रज़ाकार अफराद वहां पर खिदमत के लिए पहुंच रहे हैं। बेशुमार जमातों की तश्कील भी मुमकिन है। इस इज्तिमा में मुमकिन है कि मौलाना साद साहब के बेटे मौलाना यूसुफ तशरीफ़ लाएँ और पूना के कुछ उलमा की भी आमद मुतवक्की बताई जा रही है। बहरहाल इज्तिमा हमारे यहाँ अक्सर कामयाब होते हैं, मगर फिर भी शहरियान को इस इज्तिमा को कामयाब करने और नौजवानों से खिदमत के लिए वहाँ पहुँचने की अपील है। लाडली बहना स्कीम इलेक्शन से कबल रोक दी गई थी आचार संहिता ज़ाब्ता अखलाक की वजह से, मगर गुज़िस्ता दिनों असम्बली सेशन सरमाई इजलास जो नागपुर में जारी था, इसके ख़त्म होते ही वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान किया है कि सेशन ख़त्म होते ही लाडली बहना की तमाम रकम सरकार की जानिब से बैंकों में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। मुमकिन है कि इस माह आखिर यानी साल आखिर तक लोगों को तीसरी, चौथी और 5वीं किस्त लाडली बहना की मिल सके। इस खबर को लेकर भी शहरियान में और महाराष्ट्र भर की लाडली बहनों में काफ़ी खुशी का माहौल पाया जा रहा है। देखते हैं अगली किस्त तो कब मिलती है। दोस्तों, गुज़िस्ता दिनों अमित शाह के ज़रिए अम्बेडकर से मुताल्लिक मुतनाज़ा बयान को लेकर मुल्क भर में एहतजाज जारी है। मालेगांव शहर के अतराफ में मनमाड़ में भी शदीद एहतजाज किया गया। वहीं कांग्रेस पार्टी ने इसको सियासी तौर पर कैच करते हुए अम्बेडकर सम्मान हफ्ता मनाने का ऐलान किया है और हिंदुस्तान के दीगर शहरों में मार्च का भी प्रोग्राम कांग्रेस की जानिब से तरतीब दिया गया है। देखते हैं कि अम्बेडकर से मुताल्लिक तौहीन से मुताल्लिक क्या कार्रवाई होती है। हालांकि अमित शाह ने कहा है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। दोस्तों, सरमाई इजलास हुकूमत का पहला सरमाई इजलास असम्बली सेशन नागपुर में जारी था, जो जुमा के रोज़ ख़त्म हुआ। बेशतर अरकान वजारत को लेकर नाराज़ पाए गए। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने सेशन ख़त्म होने तक वजारत का ऐलान नहीं किया, वगरना तमाम आमदार एक साथ होकर एहतजाज कर सकते थे। जो ही ये सेशन जुमा के रोज़ ख़त्म हुआ, शनिचर को की शाम लिस्ट जाहिर हो गई। 39 कैबिनेट के वज़रा मुंतखब हुए थे, जिन्हें अलग अलग ओहदे दिए गए हैं। अजीत दादा पवार को अवलियत दी गई। वहीं शिंदे नाराज़ है कि उनके लोगों को खातिर खा जगह नहीं मिल सकी। यानी बीजेपी की दूरी पहले शिंदे से थी, अब अजीत दादा पवार से बढ़ रही है। सियासत में कब कौन किधर कैसे और कितना महबूब रहेगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता। अजीत दादा पवार की जानिब से छगन भुजबल भी शदीद नाराज़ हैं और बीजेपी के राब्ते में कि ये अलायंस इन लोगों को फरामोश कर रहा है। ओबीसी समाज के लिए छगन भुजबल हमेशा लड़ते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि जरांगे पाटिल के दबाव में ओबीसी तबके को नज़रअंदाज किया जा रहा है। वहीं बीजेपी के भी बेशतर अरकान असम्बली वजारत ना मिलने से नाराज़ है।
सैफ न्यूज़ पर अभी आप देखेंगे कि किसको कितनी वजारत मिली। दोस्तों, वजारत में नासिक ज़िले को कहीं से भी फरामोश नहीं किया गया है। नासिक ज़िले से 3 अरकान असम्बली, 3 MLAs को मिनिस्ट्री दी गई है। उसमें दादा भुसे को वजीर तालीम बनाया गया है। वहीं मानिक राव कोक्वाइटो को कुर्सी मंत्री यानी शेतकरी वजीर ज़राअत बनाया गया है। वहीं नासिक ज़िले के तीसरे वजीर नरहरी झीरवाड़ को फूड मिनिस्टर बनाया गया है। दोस्तों, गृह मंत्रालय बीजेपी ने अपने पास रखा है, जिसको लेकर शिंदे साहब नाराज हैं वजीर दाखिला का, जबकि वजीर मालियात का ओहदा अजीत दादा पवार को दिया गया है, जिससे अजीत दादा की सबकत बढ़ गई है। शिंदे ग्रुप को कहीं ना कहीं से वजारत में नाकामी का सामना है। आने वाले दिनों में ये बगावत का पैस खैमा हो सकता है। जिन कैबिनेट मिनिस्ट्री को अलग अलग शोबे और वाटअप किए गए हैं, उनमें चंद्रशेखर बावनकुळे को महसूल मंत्री बनाया गया है। राधा कृष्ण विखे पाटिल को जल संधारण, गोदावरी, कृष्णा खैरे विकास के लिए नामजद किया गया है। वहीं हसन मुशर्रफ को, जो वाहिद मुस्लिम वजीर है, इन्हें वैद क्यों यानी इलाज व मालजे का वजीर बनाया गया है। चंद्रकांत दादा पाटिल को उच्च तंत्र शिक्षण यानी आला तालीम का मिनिस्टर बनाया गया है। गिरीश महाजन, जो नासिक जिला के अतराफ के ही हैं, इन्हें जल संधारण, विदर्भ और तापी कोकन का मिनिस्टर बनाया गया है। गुलाब राव पाटिल को पानी पुरवठा दिया गया है। गणेश नायक को वन विभाग यानी फॉरेस्ट दिया गया है। दादा भुसे को वजीर तालीम शालेय शिक्षण दिया गया है। संजय राठौर को माती पानी प्रशिक्षण यानी कुदरती अशिया का मिनिस्टर बनाया गया है। धनंजय मुंडे को अन्य नागरिक पुरवठा वो ग्राहक संसारण दिया गया है। मंगल प्रभात लोढ़ा को कौशल्य विकास, रोजगार, उद्योग व संशोधन की वजारत दी गई है। उदय सामंत को उद्योग व मराठी भाषा का के लिए मंत्री बनाया गया है। जय कुमार रावल को विपणन प्रोटोकॉल मंत्री बनाया गया है। पंकजा मुंडे को पर्यावरण और वातावरण बदल का माहौलियात का वजीर बनाया गया है। अतुल सावे को ओबीसी विकास, दूध महकमा और ऊर्जा बिजली की मिनिस्ट्री दी गई है। अशोक आईके आदिवासी विकास मंत्रालय संभालेंगे। शंभू राजे देसाई को पर्यटन, खान, स्वतंत्र सैनिक कल्याण मंत्रालय दिया गया है। आशीष सेलार को माहिती व तंत्र ज्ञान जराए अबलाग का मिनिस्टर बनाया गया है। दत्तात्रेय भरणे, इनको क्रीड़ा का, खेल कूद का और माइनॉरिटीज़ के विकास का, अल्पसंख्यक अकलियतों के विकास का और औकाफ का मंत्रालय दिया गया है। आदित्य तटकरे को महिला और बाल विकास की मिनिस्ट्री दी गई है। शिवेंद्र राजे भोसले को सार्वजनिक बांधकाम का मिनिस्टर बनाया गया है। मानिक राव कोकाइटे, जो नासिक जिले के, इन्हें वजीर ज़राअत यानी कुर्सी मंत्रालय दिया गया है। राजकुमार गौरे को ग्राम विकास, पंचायत और देहातों को सुधारने की वजारत दी गई है। नरहरी झीरवाड़, जो नासिक जिला के हैं, इन्हें अन्य FDO औषध दवाइयों से मुतालिक प्रशासन मिनिस्ट्री दी गई है। संजय सावकारे को कपड़ा मिनिस्टर बनाया गया है। संजय सिरसाट सामाजिक न्याय और इंसाफ के लिए मिनिस्ट्री करेंगे। प्रताप सरनायक को वातुक RTO से मुतालिक आमद व रफ्त का वजीर बनाया गया है। भरत गोगावले को रोजगार हामी फलक योजना, फलतोपादन योजना का मिनिस्टर बनाया गया है। मरकंदो पाटिल को मदद व पुनर्वसन का मिनिस्टर बनाया गया है। नितेश राणे, जो अपनी सरंगेजी के लिए हमेशा मशहूर है, इन्हें मत्स्य आणि बंदारे, पानी और मछलियों से मुतालिक, पानी से हासिल होने वाली तमाम अशिया से मुतालिक मिनिस्ट्री दी गई है। आकाश फुडनकर को कामगार मंत्री बनाया गया है। बाला साहेब पाटिल को सहकार मंत्री बनाया गया है। प्रकाश बाविटकर को सार्वजनिक आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण, साफ सफाई का मिनिस्टर बनाया गया है। राज्य मंत्री स्टेट मिनिस्टर्स के तौर पर माधुरी मिसाल को सामाजिक न्याय, अल्पसंख्यक विकास, औकाफ मंत्रालय, वैद के प्रशिक्षण का जिम्मेदार बनाया गया है। वहीं आशीष जायसवाल अर्थ, जमीन, नियोजन, विधि, न्याय का मिनिस्टर नामजद किया गया है। मेघना बोर्डीकर का सार्वजनिक आरोग्य, कुटुंब कल्याण, पानी पुरवठा के ऊपर निगरान मुनाकिद किया गया है। वहीं इंद्रनील नायक उच्च आणि तंत्र शिक्षण के ऊपर ये निगरान रहेंगे। वहीं आदिवासी विकास के लिए भी ये निगरानी करेंगे। रमेश कदम, योगेश कदम को गृह राज्य, शहर का गृह राज्य संभालने की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि आखिरी वजीर पंकज भोईर को गृह निर्माण की मिनिस्ट्री दी गई।
दोस्तों, दुनिया के बेशतर ममालिक में जंग के साए हैं। कई जगह पर जंग हो रही है। इसराइल लेबनान से, फ़लस्तीन से, ईरान से, यमन से, अकेला 4 ममालिक से लड़ रहा है। वहीं यूक्रेन और रूस की जंग भी शिद्दत पकड़ रही है। रूस के यूक्रेन पर कई हमले हुए जिसमें बेशतर अफराद हलाक बताए जा रहे हैं। फ़लस्तीन में मरने वालों की तादाद रोज़ाना 30 से 40 होती जा रही है, जो 50,000 से ज़ायद तजावुज़ कर गई है। फ़लस्तीन में अभी भी इसराइली बर्बरियत कहीं से ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। वहीं बहरा अहमर सुर को समंदर में भी हौसी कबीले और अमेरिका और दीगर बरतानिया ममालिक से जंग के आसार हमेशा सुनने को आते हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी कोयत और सऊदी ममालिक के दौरे पर हैं और हिंदुस्तान और कोयत सऊदी अरब के दरमियान मुज़ाकरात के लिए कोशिश कर रहे हैं। दुनिया में जंग से बेशुमार अफराद रोज़ाना हलाक होते हैं। रोज़ाना अखबारात में जब आप देखते होंगे तो हर मुल्क को एक दूसरे के खिलाफ नबरद आजमा है। कई हमले और कई लोगों के शहीद और कई लोगों के ज़ख्मी होने की खबरें सामने आती है। खुदा का शुक्र है, हिंदुस्तान अभी महफूज है। वहीं शाम में बशरुल असद के ख़िलाफ़ में जो महाज खड़ा किया गया और उसे मुल्क बदर किया गया, नई हुकूमत बनी आर्जी तौर पर 1 साल के लिए। बशरुल असद के दौर में जितने लोगों ने भी आमरी और डिक्टेटरशिप का मुजाहरा किया था, चाहे वो सहाफ़ी हो, चाहे ऑफिसरान हो, चाहे जजेस हो, उन लोगों को गिरफ्तार करके उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले बांग्लादेश और कई ममालिक में भी इस तरह की बगावत हो चुकी है, जिससे दुनिया भर को तहरीक मिल रही है और दुनिया के बेशतर ममालिक में अलग अलग तरीके से बगावत का सिलसिला और हुकूमत पलटने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, असम्बली इजलास में मुफ्ती साहब शिरकत के लिए गए थे। नागपुर सेशन में शिरकत के दौरान उन्होंने नागपुर की एक बस्ती को उखाड़े ना जाने के खिलाफ मुजाहरे में, एहतजाजी मुजाहरे में भी शिरकत की थी। वहीं उन्होंने सनत से मुताल्लिक भी आवाज़ उठाई और दिल्ली तक इसके लिए कोशिश की, जिसके खातिर खा नताए जा सकते हैं। मगर उन्होंने कुत्ता गोली मनसियात से मुताल्लिक असम्बली में दोबारा तीसरी मरतबा आवाज़ उठाई, जिसकी वजह से बेशतर अफराद का कहना है कि मालेगांव बदनाम हो रहा है। मुफ्ती साहब सेशन में जब बोलते हैं तो इसको पूरा महाराष्ट्र सुनता है और पूरे महाराष्ट्र में मालेगांव शहर की बदनामी होती है। बहरहाल आने के बाद मुफ्ती साहब कई तामीरी कामों का अंदिया किए हुए। देखते हैं कि उनकी सियासत आने वाले दौर में किस रुख पर जाती है। आसिफ शेख ने अजीत दादा पवार के नायब वज़ीर आला बनने पर नागपुर बम्बई पहुंचकर उन्हें मुबारकबाद दी और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में एनसीपी ज्वाइन कर सकते हैं शेख आसिफ। इसके लिए इन्होंने कमेटी भी तश्कील दी थी। बहरहाल इस ताल्लुक से भी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन आसिफ शेख ने कहा कि अजीत दादा पवार से मिलने का मकसद शहरी कामकाज और तामीर और विकास के लिए शहर में फंड लाने के लिए मैं मुलाकात करता हूँ। कोई कितना भी बोले और मुझको अपने शहर के काम कराने के लिए किसी के भी पास जाना पड़े तो मैं जाऊंगा। गुज़िश्ता दिनों शान हिंद और मुस्तकीम के बहुत सारे फोटोज़, वीडियोज़ आप लोगों ने देखे होंगे, जो कश्मीर में ये लोग सैर कर रहे थे इलेक्शन के बाद। इनकी कई तस्वीरें सामने आई। आने के बाद इन लोगों ने जो कमेटी तश्कील दी है और किस तरीके का कामकाज किया जाएगा, ये आने वाले वक्त में समाजवादी की जानिब से जाहिर किया जाएगा। वहीं एजाज बेग इलेक्शन के बाद से इक्का दुक्का कामकाज करते नज़र आ रहे हैं। हमेशा की तरह वो जो लोगों के कामकाज किया करते थे अपनी ऑफिस से बैठकर कामकाज कर रहे हैं। दोस्तों, दादा भुसे को वज़ीर तालीम बनाया गया मालेगांव शहर के लिए। बड़ी खबर है कि दादा भुसे के शिक्षण मंत्री बनने से कहीं ना कहीं से मालेगांव शहर के तालीमी निज़ाम में भी मदद मिलेगी। जब दादा भुसे को वज़ीर तालीम शिक्षण मंत्री बनाया गया तो इस मौके पर मालेगांव शहर में जश्न का माहौल था। आज मौसमपुल इलाके में बड़े धूमधाम ढोल बाजे के साथ में उनका इस्तकबाल किया गया। वहीं दादा भुसे ने शिवाजी पुतला और गांधी जी के पुतले पर पहुंचकर भी उनका आशीर्वाद लिया और इस्तकबाल करने वालों का शुक्रिया अदा किया। आउटर में दादा भुसे को दोबारा मिनिस्ट्री मिलने पर जश्न का माहौल। दोस्तों, आप देखते होंगे कि आउटर में कुछ लोगों को याद होगा कि मालेगांव सेंट्रल और आउटर में हमेशा सेंट्रल को महरूमी का सामना रहता है और आउटर को आसूदगी का मामला रहता है कि आउटर में इससे पहले डॉक्टर बलीराम हीरे मिनिस्टर रह चुके, पुष्पा ताई हीरे मिनिस्टर रह चुकी है, प्रशांत दादा हीरे भी मिनिस्टर रह चुके हैं, दादा भुसे 2 टर्म से मिनिस्टर हैं। यानी इन लोगों को और एक मरतबा पालक मंत्री भी रहे। यानी आउटर में हमेशा मिनिस्ट्री मिला करती है।
इसके अपोजिट आप देखेंगे, इसके मुखालिफ तो मालेगांव सेंट्रल में हमेशा जितने भी लीडरान चुन कर जाते हैं वो हमेशा अपोजिशन में बैठते हैं, कभी इनको मिनिस्ट्री का मौका नहीं मिलता। इससे पहले मालेगांव शहर में शेख रशीद साहब जब चुन कर आए थे तो विलास राव देशमुख हुकूमत में थे और शेख रशीद साहब पोजीशन में थे, इसलिए उस वक्त तो पावर का बिल कम करने और पानी के लिए और दीगर फंड लाने में माउनत हुई थी। उसके बाद कोई नुमाइंदा ऐसा नहीं रहा जो बरसरे इक़्तिदार के साथ में इश्तिराक रखता रहा होगा। इससे पहले निहाल साहब एक मरतबा मिनिस्टर रहे, वो भी पोलो दगाड़ी शरद पवार ने जब बनाई थी, मखलूत हुकूमत बनी थी, तो निहाल साहब को मिनिस्टर बनाया गया था नहायत कम वक्तों के लिए। यानी मालेगांव शहर का नुमाइंदा हमेशा अपोजिशन में बैठता है और यहाँ कभी कोई मिनिस्ट्री भी नहीं मिल पाती। यही वजह है कि मालेगांव शहर में आज भी मसाइल का अंबार है। दोस्तों, आप देखते होंगे कि आउटर मालेगांव में हर तामीराती काम पक्के तरीके से होते हैं, पुख्ता होते हैं, बड़े ठेकेदारों को ठेका दिया जाता है। वहाँ जराइम कराइम मनसियात और चोरी की वारदात भी सुनने को नहीं मिलती। उस इलाके में मनसियात भी बहुत कम है, जुआ सट्टा ना के बराबर है। दादा भूसे खुद जाकर लोगों को मारकर पुलिस को साथ में लेकर और रेड करते हैं और बंद करवा देते हैं। साफ़ सफाई के लिए भी वो माशरा बेदार रहता है, वहाँ अतिक्रमण भी नहीं होता और काम की क्वालिटी भी अच्छी होती है। आवाम वहाँ बेदार रहती है, जबकि आप सेंट्रल में देखेंगे जा बजा गंदगी रहती है, कारपोरेशन भी सुस्त है, वहीं आवाम भी इस साफ सफाई से ताल्लुक से खातिर खा तवज्जो नहीं देती। अतिक्रमण मालेगांव में इस कदर है कि शायद ही महाराष्ट्र के किसी शहर में होगा। अतिक्रमण की वजह से मालेगांव शहर में बेपनाह तकलीफ है। वहाँ वहीं यहाँ नाकिस तामीराती काम होते हैं, यानी सरकारी ठेका 3-4 छोटे लोग मिलकर ले लेते हैं और काम की इस कदर खराबी करते हैं, आवाम भी ध्यान नहीं देती, लीडरान भी अपना फीसद लेकर खामोश हो जाते हैं। मालेगांव शहर में आए दिन मर्डर की खबरें सुनने को मिलती है, मुजरिमाना और क्रिमिनल सरगर्मियां आए दिन मालेगांव शहर में सुनने को मिलती है। जुआ सट्टा भी बराबर चल रहा है और मनसियात का इस्तेमाल भी हो रहा है। ऐसे में आउटर और सेंट्रल में कितना फ़र्क है, किस वजह से है, क़यादत का फ़र्क है या आवाम की मिस्टेक है, ये बहरहाल दोस्तों सोचने की ज़रूरत है और इसके लिए एक अच्छा लाया अमल तैयार करके मालेगांव शहर को तामीर तरक्की का और एक सवाले माशरे की तरफ ले जाने की ज़रूरत है। वहीं एक बात आउटर और सेंट्रल से मुताल्लिक हम आपको ये भी बता दें कि गुज़िश्ता असम्बली इलेक्शन में दादा भूसे 1 लाख से ज़ायद वोटों की लीड से चुनकर आए थे। यानी मालेगांव शहर में जितनी वोट हमारे लीडरान को मिली उतनी वोट की लीड से दादा भूसे चुन कर आए ले। यानी दादा भूसे को 1.5 लाख और हारने वाले 2 नंबर उम्मीदवार को 50,000 मिले थे, यानी उनकी लीड 1 लाख थी। यहाँ हमारे नुमाइंदे 162 वोटों से चुन कर आते हैं और इनको 1 लाख वोट मिलती है। यानी जितनी वोट यहाँ के लीडरान लेते हैं उतनी वोट की लीड दादा भूसे के पास रहती है। एक बात और भी आपको बता दें कि गुज़िश्ता 30-35 सालों से 25 सालों से मालेगांव शहर में अलग अलग एमएलएज रहे और अलग अलग लीडर खड़े हुए, कई उम्मीदवार आते थे और कई पार्टियां दावे करती थी। मालेगांव शहर में सियासी तौर पर इत्तेहाद भी नहीं है, जबकि आउटर में देखेंगे तो कामकाज से मुताल्लिक लोग एक हो जाते हैं और आउटर में कामकाज के लिए कोशिश करते हैं। यानी मालेगांव शहर में 20-25 सालों में कई लीडर खड़े हुए, चुन कर आए, एक दूसरे को गिराया, मगर दादा भूसे का इस्तेकाम ये देखिए कि 5 टर्म से उन्होंने अपने सामने कोई लीडर भी खड़ा होने नहीं दिया। जो भी खड़ा होता है उसकी जमानत जब्त हो जाती है। अभी के इलेक्शन में दोनों उम्मीदवार मंडू काका बच्छाव और अदवे हीरे, इन दोनों की जमानत तक जब्त हो गई थी और हमारे यहाँ 162 वोट से आदमी चुन कर आता है। यानी वहाँ पर 30 सालों में दादा भूसे ने लीडरशिप को इस कदर मजबूत किया कि इनके सामने कोई लीडर भी अभी खड़ा नहीं हो सका। बताते हैं लोग कि आने वाले 10-15 साल तक दादा भूसे को कोई हिला नहीं सकता, मगर मालेगांव में आने वाले शख्सों में आने वाले वक्तों में हर कोई एक दूसरे को गिरा सकता है। यानी किसी की भी यकसा मकबूलियत नहीं।